कफनपोश इनकलाब की तैयारियां और फिर कराची में एक नए और बड़े ऑपरेशन का इशारा मिल रहा है। ये इशारा किस हवाले से मिल रहा है, अहम मालूमात आपको देंगे। गंदा है पर धंधा है। एक शख्स ने सबको हरा कर रख दिया। इस्लामाबाद में कितने लोग पहुंच रहे हैं और एक अहम राज से गवर्नर सिंध, साबिक गवर्नर सिंध ने पर्दा उठाया है। वो क्या खबर है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। हर बार की तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों और सब अजीजों, रिश्तेदारों, सब लोग, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन पहली फुर्सत में दबाइए, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हक और सच का इल्म हो सकेगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। सबसे पहले वो खबर कि जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस वक्त बंद की कैफियत में, सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आया मार्का कहां लगने वाला है। कोई ये पूछ रहा है कि आखिर कब तक इंटरनेट बंद रहेगा, कोई ये पूछ रहा है कि शहर की गलियां कब खुलेंगी, कोई ये कह रहा है कि क्या लाशें तो नहीं गिरेगी, कोई ये पूछ रहा है कि क्या खान रिहा हो जाएगा। आइए इन सब पर बातें करने से पहले आपको एक कफन पोश रैली के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये जी पुलिस की जानिब से फायर किए जा रहे हैं। पुरअमन काफले पर पुलिस की जानिब से फायर किए जा रहे हैं। आपका बंदा है, आपके बंदे ने फायर किए, आपके बंदे ने फायर किए, आपके बंदे ने फायर किए, आपके बंदे ने फायर किए। ये कफनपोश रैली का जो इकरार कर रहे हैं ये हलीम आदिल शेख है कि जो कराची से निकले और इन्होंने एक नारे लगाए कि बाकायदा शहादत शहादत और इमरान खान की रिहाई। ये क्या वाकई में इस जज्बे के साथ आ रहे हैं और कराची से कितने लोग निकले हैं इस काफले में, पहले ये बताऊंगा, और इस्लामाबाद कितने लोग पहुंचे ये तफसीलात आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये कि कराची से कितने लोग निकले। हमारी मालूमात से मुताबिक हलीम आदिल शेख के जेर क़यादत जो ये काफिला निकला है, इसकी कुल तादाद सिर्फ और सिर्फ 150 से 200 के दरमियान है। कराची वो शहर जो कि 3.5 करोड़ की आबादी को छू रहा है, हैदराबाद उसके साथ और सिंध पूरा। अगर आपको यहां देखें तो सिर्फ कराची से लोग निकले हैं और उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 200 के करीब है। लेकिन ये 200 तादाद को, मैं 200 भी आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो मुझे सही इतला दी गई है वो 125 है। लेकिन जो अगर एक बहुत बड़ी आप तादाद को बता दीजिए तो शायद ये 200 के करीब हो गए, 125 के करीब, 100-125 के करीब ये लोग हैं। अच्छा, जब ये कराची में जमा हो रहे थे इन्हें किसी ने नहीं रोका, जब ये कराची से निकले तो इन्हें किसी ने भी नहीं रोका और ये नारेबाजी करते रहे कि जनाब हमने कफन पहन लिया। और फिर जैसे ही गाड़ी में बैठे इन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद जैसे ये गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठकर इन्होंने अपना कफन उतारा और फिर ये चल पड़े। जब ये चल पड़े तो शिकारपुर के करीब इनका जब काफिला गुजर रहा था तो वहां उन्हें रोका गया। जब रोका गया तो वहां पर ये कहा गया कि क्या कहा गया, ये जरा आप सुन लीजिए। ये जी अभी हम शिकारपुर पहुंचे हैं। हमारे पर हम कराची से बगैर बताए निकले। शिकारपुर के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हुई है। हमारी गाड़ियों के टायर फायरिंग से फाड़े गए हैं। हमारे वर्कर्स पे हमला हुआ है, स्ट्रेट फायरिंग की है जरदारी फोर्स ने और हम पुरअमन तरीके से जा रहे हैं। लेकिन हमने पहुंचना है, मैं बताना चाहता हूँ, सिंध पुलिस ने हम पे स्ट्रेट फायरिंग की है। शिकारपुर में इस वक्त हमारी बसों पे फायरिंग की है, हम पे फायरिंग की है और बड़ा उन्होंने बदमाशी की आला मिसाल कायम कर दी है। हम जमहूरी अंदाज में जा रहे हैं। बिलावल सरदारी को जवाब देना पड़ेगा कि ये उसने क्या किया है। अच्छा, क्या वहां पर ऐसा ही हुआ? तो मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ है और वहां पर ये उन्हें रोका जरूर गया चेकिंग के नाम पर, लेकिन बाद में उसे ये कहा गया कि जनाब उन्हें इस वक्त सिंध पुलिस ने रोक लिया है। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त सिंध पुलिस को इनको रोकने की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बल्कि ये लोग सिंध क्रॉस कर रहे हैं और ये सिंध क्रॉस कर जाएंगे। अभी तक की इतलात है कि इनको सिंध के अंदर रोकने का कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनाया गया कि इन सबको रोक दिया जाएगा और रोकने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। अभी तक नहीं रोका गया है, तो ये क्रॉस करते जा रहे हैं आगे की तरफ। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जाएगा मजीद इसमें जो अपडेट आती रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त ज्यादा फोकस जो कर रही है
तो तहरीक इंसाफ के ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं वो दो चीज़ों पर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने ये फोकस किया है क्योंकि आज सारे रास्ते बंद कर दिए गए। हमारे पास इत्तलात ये हैं कि तकरीबन 500 से 1000 के करीब तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान से कारकुनान को इस्लामाबाद के अंदर वैसे भी डंप कर दिया गया। डंप करने का मतलब है कि उन्हें वहां लेकर आया गया है और इन्हें कहा गया है कि जब वक्त होगा तो उस वक्त आपको प्रोटेस्ट के लिए निकलना है। इससे पहले कि रास्ते बंद हो जाए उससे पहले ये 500-700 लोगों को वहां पर रख दिया गया है। तहरीक इंसाफ इस बात का दावा कर रही है कि करीबन ये तादाद 5000 के करीब है, लेकिन हमारे पास जो तादाद आ रही है वो 500 के करीब है। लेकिन 500 की तादाद भी बहुत बड़ी वो तादाद होती है अगर ये मुख्तलिफ मुजाहरे करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं तो इसके तहत। अब तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम किया गया, पंजाब से कल मुख्तलिफ जगहों से काफिले निकले और खैबर पख्तूनख्वा से भी निकले। मेरी इत्तलात ये कि अगर ये मामला तय नहीं होते तो ये मामला जाएगा जो वो जाएगा परसों तक, यानी कि ये पीर के दिन तक ये मामला चलेगा और इतवार को जो उनका काफिला निकलेगा वो यहाँ तक पहुँचने में, इस्लामाबाद पहुँचने में पीर और मुतवक्के तौर पर शायद मंगल का दिन भी इसमें सरफो। इन्हें कम से कम ये प्रोटेस्ट 2 से 3 दिन के लिए जारी रखना है। इस हवाले से जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, क्या नाम है उनका, वजीर दाखिला है, वजीर आजम भी समझ लीजिए इस वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब जिस वजीर को समझा जाता है, बल्कि लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के जो वजीर हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं। उन्होंने बराह रास्त रब्ता किया है बैरिस्टर गौहर साहब से, जो कि इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन है, कि जनाब इस प्रोटेस्ट को रोका जाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया कि जनाब हुक्म है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये बहुत सारे टीवी चैनल्स लगा रहे हैं ये पहला राब्ता, ऐसा राब्ता नहीं है। अभी पिछले दिनों 4-5 दिन पहले एक बड़े मारूफ सहाफ़ी ने इस बारे में कहा है कि अयाज सादिक साहब जो कि स्पीकर हैं, उनके घर पर एक दावत रखी गई थी जिसमें असद कैसर साहब जो कि पीटीआई के बड़े रहनुमा हैं वो, और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और इनके दरमियान बड़ी गुफ्तगू हुई, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे। तो इनफॉर्मली तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं का हुकूमत के लोगों के साथ इस वक्त राब्ता है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन होगा क्या और मामला क्या है। इमरान खान इस बारे में डटे हुए हैं कि भाई मुज़ाकरात कुछ भी हो जाए, मुज़ाकरात सिर्फ एक नतीजे पर होना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं निकाला, और मुझे क्यों नहीं निकाला उसी पर फोकस्ड है पूरे का पूरा, कि जनाब मुझे हर सूरत में निकाला जाए। हुकूमत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुक़तदरा क़ुव्वतें, एस्टाब्लिशमेंट किसी भी सूरत में ज़बरदस्ती का मामला इस वक्त इमरान खान के साथ तय नहीं करना चाहती कि इमरान खान प्रेशर दे और वो बात मान ले और कहे कि हाँ जी जनाब आ जाइए आपको कर दें। जहां बात की मुज़ाकरात से थी, इस मुज़ाकरात में एक एक कदम बढ़कर आना था, लेकिन इमरान खान साहब की एक फितरत है कि वो फौरी तौर पर नतीजा मांगते हैं, और ज़ाहिर सियासत में बाज़ औक़ात आपको रुकना पड़ता है। हर बॉल पर बोल्ड नहीं किया जाता, हर बॉल पर छक्का नहीं मारा जाता। अब मामला यह है कि इसी तरह की बात अभी पिछले दिनों साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब सिंध के गवर्नर रहे, उन्होंने कामरान खान को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जब ये 9 मई का वाक़या रोनुमा हुआ उससे 5 दिन पहले हुकूमत और फवाद चौधरी के जो वफ़द था उसके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया कि जनाब मैं आपकी बात को नहीं मानता, और उसके 4 दिन के बाद 9 मई का वाक़या रोनुमा हो गया। अब अगर इस बार भी स्लो मोशन में चला जाता, सियासी जमातें आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ लेती हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम एकदम से रिलीफ लेने की तरफ जाते हैं तो वो रिलीफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसकी वजह यह कि जब दोनों तरफ से ज़िद और अना आ जाए तो फिर डायलॉग्स नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मुक़तदरा क़ुव्वतें इस वक्त इमरान खान पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इमरान खान पाकिस्तान की मुक़तदरा क़ुव्वतों पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब दोनों के दरमियान ट्रस्ट का फुकदान हो तो फिर ज़ाहिर है मसला गंभीर हो सकता है। हम किसी की फेवर या किसी की मुखालफत में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हकीकत ये है कि इस वक्त खान साहब का फौरी ख्वाहिश ये कि मुझे हर सूरत में जेल से निकाला जाए। अच्छा, उन्हें डर एक और इस बात का भी है कि अब इमरान खान साहब पर पहले जेल में इतनी सख्तियाँ नहीं थी, लेकिन अब इमरान खान पर जेल में सख्तियाँ होंगी और उससे इमरान खान साहब बड़े परेशान है कि जनाब ये सारे मामला हल हो जाएं और वो बाहर आ जाएं। बुशरा बेगम साहिबा का जहाँ तक मामला है, बुशरा बेगम साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया था हमने उस वक्त भी कहा था कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अभी तक इसकी तरदीद कहीं से नहीं आई है, या ये नहीं कहा गया कि जनाब ये गलत हो गया है, बल्कि कहा गया जी उन्हें मालूम नहीं है। अब ये बात भी जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी बज रही है। अब इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मोबाइल का नेटवर्क जो है वो स्लो कर दिया गया है। खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पिंडी के अंदर काम नहीं कर रहा है।
और लोग वहाँ से बेतहाशा शिकायत कर रहे हैं। आज क्योंकि अब जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हफ्ते का दिन है, 23 नवंबर है और कल 24 नवंबर है, तो 23 नवंबर की रात यकीनी तौर पर मारधाड़ होगी। और सबसे बढ़कर जब 24 नवंबर को वहाँ से काफिला निकलेगा तो उसके बाद देखना यह है कि हुकूमत इसे किस तरह से रोकती है। और जो अब इस बार तहरीक इंसाफ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मार्च की एक्सपर्ट होती जा रही है, ये उनका खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 5वां मार्च है। जो उन्होंने पहला मार्च किया था वो आपको याद होगा 25 नवंबर सन 2021 को किया था, जो इमरान खान की क़यादत में आया था। और उसके बाद से उन्हें मार्च का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, हुकूमत को भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब देखें दोनों में से कौन किसको धोखा देने की कोशिश करता है और कौन किसको किस तरीके से करता है। अब इसमें एक और बड़ा मसला भी है कि आया ये तहरीक इंसाफ की ये कॉल को किस तरह से लिया जा रहा है और इसको लीड कौन करेगा। क्योंकि जो बुशरा बेगम साहिबा है और जो पीटीआई की वो क़यादत है जो ज़रा सी एक्सट्रीम जाती है, सख्त पसंद है, वो नहीं चाहती कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इसकी क़यादत करे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये समझती है कि अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ से खेलते हैं और वो ऐन मौके पर इस्टेब्लिशमेंट की बात मानकर दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर की वजारत भी इस पर डिपेंड करती है कि ये मामला होता है या नहीं होता। वरना फिर आपको मैं बता दूं कि अगर ये 24 नवंबर का इनका प्रोग्राम किसी तौर पर भी कामयाब नहीं हो पाता तो इसका नतीजा 100% ये निकलना है कि अली अमीन गंडापुर भी वजारत के ओहदे पर ज़्यादा अरसे शायद ना रह सके। ये एक मैं आपको बात बड़ी अहम बता रहा हूँ। आइए दूसरी तरफ एक और ख़बर की तरफ चलते हैं कि जनाब मामला किस तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है और क्या वाकई में ये कफन पोश जो है वो कुछ और बड़ी तब्दीलियां ला सकेंगे। अच्छा, इसका सबसे अहम मामला ये है कि सिंध की क्योंकि मेन क़यादत और कराची की मेन क़यादत जो तहरीक इंसाफ की है वो इस वक्त जा चुकी है इस्लामाबाद के लिए और वो यहाँ पर अब दस्तयाब नहीं। तो सिंध और बलूचिस्तान में इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं देखने मिलेंगे। अलबत्ता कल जो है वो इन्हें एक ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि हर चीज़ की वीडियो बनाई जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि हलीम आदिल शेख हो या फिर दीगर लोग हो, वो एक एक बात की वीडियोस बना रहे हैं और वो उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं कि जनाब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मामलात बढ़ रहे हैं और ये शायद कोई शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। ताहाल इसमें शिद्दत सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आएगी कि जब अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला अटक को पुल करते हुए इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होगा। अब कितना कामयाब होगा ये एक अलग बहस है। अब आइए अगली खबर की तरफ और पहले एक छोटा सा प्रोमो देखते हैं। पाकिस्तानी मशरूब की असलियत, फ्रूट का धोखा। ये जहर है लेकिन बायकॉट पर भी जहर मिलेगा। हुब्बुल वतनी या धंधा, असल में सब गंदा है। जी जनाब, यह है प्रोमो गंदा है पर धंधा है। पाकिस्तान के अंदर मशरूबात की जो इंडस्ट्री है वो आमतौर पर लोगों को गाइड दुरुस्त तौर पे नहीं करती है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जिस चीज़ की भी मार्केटिंग की जाए हकीकत में उसके अंदर यही चीज़ मौजूद होनी चाहिए। अब ये कितनी मौजूद होती है या नहीं होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारोबार समझा जाता है। इस हवाले से हम अपनी जो है वो पूरा एक तफसीली प्रोग्राम कर रहे हैं जो आपको अगले चंद दिनों के अंदर मिल जाएगा। तो ये जो गंदा है पर धंधा है का एक ये बात कहता है। लेकिन जिस गंदे और धंधे की मैं बात आपके साथ करना चाहता हूं और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सपो में आए थे और जब वो एक्सपो में आए हैं तो उस हवाले से उनसे ताजिरों ने मुलाकात की। हैरत अंगेज़ तौर पर जब एक्सपो में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे तो उस वक्त गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की मैंने कोई वीडियो नहीं देखी कि वो वहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने कोई वैसी वीडियो भी नहीं देखी। मगर जिस बात की गवाही दी गई है वो ये दी गई है कि गौहर साहब एक बड़े ताजर हैं कराची के, उन्होंने एक पूरे वफ्द ने जो है वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जहाँ बात उन्होंने सुनी वहीं उन्होंने अपने सवालात भी रखे। इस सवालात में जो अहम सवाल था वो कराची के अंदर और सिंध के अंदर मौजूद सिस्टम है। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब आए थे और जब निगरान सेटअप थी उसके बाद से लेकर अब तक ये इनका तीसरा बड़ा बराह रास्त कॉन्टैक्ट है कराची के ताजरान के साथ। उन्होंने सियासी जमातों से मुलाकात नहीं की, किसी से मुलाकात नहीं की, उन्होंने बराह रास्त मुलाकात की ताजरान से। जो ताजरान से मुलाकात हुई उसमें एक बार फिर ये बात कही गई कि जनाब ये सिस्टम जो है वो बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। इस हवाले से सिस्टम को कैसे रोका जाए और सिस्टम को रोकने के लिए आपने पहले भी कहा था लेकिन अभी भी सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, इस सिस्टम में तो हर जगह का यहाँ सिस्टम चल रहा है। सिस्टम का मतलब यह है कि जितना माल आपके पास 2 नंबर
कराची के अंदर दाखिल होता है। आपको मालूम है कि यूसुफ गोट पूरा इससे भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो सिस्टम पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है। इसी तरीके से SBCA जो एक बहुत बड़ा मसला, जिसमें कराची के जो बिल्डर्स में माफिया समझ लीजिए या बिल्डर्स कर लीजिए, वो इस बारे में बड़े बेचैन रहते हैं कि जनाब यहाँ पर पैसे इतने देने पड़ते हैं, पैसे इतने देने पड़ते हैं। अच्छा, ये भी क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं और वहाँ से SBCA भी इनसे लेता है। सईद गनी साहब को लाया गया था कि जनाब वो जो पुराना सिस्टम था वो टूट जाएगा, लेकिन सईद गनी साहब अमेरिका में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उन्हें पाकिस्तान आने की शायद फुर्सत ही नहीं मिलती। उन्होंने भी कहा था कि भाई कोई सिस्टम नहीं चलेगा, कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं होगी, लेकिन देखा ये जा रहा है कि मुसलसल यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, उसका एक सिस्टम अलग से मौजूद है। अलबत्ता आपको मिलावट वाली चीज़ बेचनी है, नहीं बेचनी है, हर दुकानदार से यहाँ पर पैसे लेने का सिस्टम एक अलग मौजूद है। यहाँ पर माल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उसका एक सिस्टम अलग मौजूद है। और यहाँ से जितनी भी चीज़ें जाती हैं उस सब का एक सिस्टम ज़रूर मौजूद है। इस सिस्टम को एक बार फिर जिक्र किया गया कि जनाब ये सिस्टम का क्या इलाज किया जाए, तो उस हवाले से फिर हमारे पास कुछ इतलात ये मिल रही हैं कि एक बार फिर इसके बारे में बंद कमरों के अंदर सोचा जा रहा है कि आखिर इस सिस्टम को कैसे रोका जाए, क्योंकि इसके पीछे एक सियासी आशीर्वाद के साथ कुछ और ताकतवर हलकों का भी इसमें इंटरेस्ट मौजूद है, जिसकी वजह से इसे नहीं रोका जा रहा। अब कुछ बंद कमरों के अंदर की इतलात मैं आपको दे रहा हूं। कुछ बंद कमरों के अंदर इस बात को कहा गया है कि ये बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब आते हैं तो ताजिरान इसकी शिकायत करते हैं, तो आखिर इसे कैसे रोका जाए कि इस सिस्टम को रोका जाए और लोगों को इस बात से आज़ादी दी जा सके। लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई भी चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब फैसला हो रहा है और इतलात बंद कमरों की हैं कि आइंदा 2 से 3 महीनों के अंदर आपको इस सिस्टम में से एक आवाज़ें आना शायद शुरू हो सके। अगर नेक नियति के साथ बाकायदा इस पर काम किया गया तो उस हवाले से होगा। एक और ऑपरेशन की बात भी की जा रही है और वो ऑपरेशन है MQM पर। जी जनाब, MQM पर एक और ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे अब कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? MQM लंदन तो उस तरीके से फ़ाल नहीं है। जो इल्ज़ामात उनके ऊपर थे कि जनाब किसी भी हवाले से, वो तो अब मौजूद नहीं है। तब किस बात पर MQM पर ऑपरेशन किया जा रहा है? ऑपरेशन इस बात का किया जा रहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के ग्रुप के दरमियान जो इस वक्त सर्द जंग के बजाय अब गर्म जंग सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रही है, मुख्तलिफ जगहों पर नज़र भी आ रही है, उसमें अब शिद्दत आती जा रही है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो ग्रुप है, या जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के मुताल्लिक़ ये अफवाहें र्यूमर चलाई गई कि जनाब जुमे के दिन उनको धक्के देकर निकाल दिया गया और मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया गया। अच्छा, अगले दिन ही जो है वो जुमेरात को ये अफवाहें चलाई गई। जुमे वाले दिन जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला आए थे, उन्हें लेने के लिए बाकायदा या उनका इस्तकबाल बहादुराबाद के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब और दीगर जो उनके रफ़्क़ा हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वाले ये शरीफ, सॉरी वो क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, शरीफ तो उसके हैं आजकल एजुकेशन में, वो सारे वही ग्रुप सारा वहाँ पर मौजूद था। अच्छा, वहाँ पर हैरतंगेज़ तौर पर जो साबका PSP है या मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो बहरहाल ये खलीज तो वहाँ पर नज़र आई, लेकिन ये जो तस्वुर दिया जा रहा था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप अब बहादुराबाद में नहीं आ रहा, ये एक तासुर को ज़ायल करने की भी कोशिश हुई। और वहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ फारूक सत्तार साहब और दीगर लोग भी सब के सब वहाँ पर मौजूद थे। अब जो इसके साथ जो दूसरा मामला आया, उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपने हल्के लियाकताबाद के अंदर गए और वहाँ पर उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक चीज़ रखी हुई थी, तो वो भी एक्टिव हुए। अब आप कह रहे होंगे यार मैं ये सारी तफसीलात सुना रहा हूँ तो इसमें ऑपरेशन का जिक्र कहाँ से आ गया? जी हाँ, ऑपरेशन का जिक्र वो लोग के जो कि इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के करीब समझे जाते हैं और वो लोग के जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ सेक्टर्स जो इनका था, मुख्तलिफ यूनिट्स, मुख्तलिफ मरकज़ी राब्ता कमेटी और मुख्तलिफ लोगों को कुछ फ़ोन आए और कुछ बराह रास्त पैगाम दिया गया है। वो पैगाम ये दिया गया है कि भाई अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया या नहीं हुए मामलात और अगर आप उस तरफ रहें तो फिर हो सकता है कि भाई आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, ऑपरेशन हो जाए। अच्छा, क्योंकि अब वो सूरत हाल नहीं है। अच्छा, इस बारे में उन्हें कहा गया, मुझे 2 से 3 लोगों ने इस बारे में कहा कि उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह का कोई पैगाम आया है। अच्छा, तो 2 से 3 लोगों ने मुझे इसका जिक्र किया, मैं नाम देना मुनासिब नहीं समझता। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब फिर कोई ऑपरेशन होगा, कोई ऐसा मामला होगा। हमने इस हवाले से अपनी कुछ जादूगरनी को दौड़ाया। हमने कहा क्या भाई, क्या इस तरह का सिलसिला हो सकता है कि दोबारा से एक वॉशिंग मशीन के अंदर गुजारा जाए? अब सब लोग 50-50, 60-60 साल के हो चुके हैं, अब उन्हें वॉशिंग मशीन में से दोबारा से गुजारा जाएगा तो फिर क्या निकलेगा?
खैर, क्योंकि यूथ तो इस वक्त इनके पास मौजूद नहीं है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो जब मुझे कुछ लोगों ने कहा था नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनका आपस का मामलात है। अगर इसके आपस के मामलात के अंदर कोई किसी का नाम इस्तेमाल करना चाहता है या कोई किसी तरह से डराना चाहता है तो फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है कि अगर कोई इसको समझता है कि भाई इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी और इस तरह का मामला हो जाएगा, तो फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। ये मैं आपको अपने बहुत ही बाखबर ज़राए से, जादूगरनी से बता रहा हूँ, और उस जादूगरनी ने कहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त मौजूद नहीं है। अगली खबर की तरफ आते हैं, और मेरे ख्याल से वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, आज क्योंकि अगर कुछ बड़ा मामला इस्लामाबाद के अंदर या दीगर जगहों पर होगा तो हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर मज़ीद वक्त नहीं बचेगा, तो मज़ीद खबरें बाद में कर लेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन फौरी तौर पर दबाइए मेरे भाइयों, फौरी तौर पर दबाइए, फौरी तौर पर दबाइए और फौरी तौर पर दबाइए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आप सबका निगहबान रहे। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में अदा करते रहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।